नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार पढ़ारम एकेडमी के इस नए वीडियो पे आप लोग का स्वागत करता हूं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला के तहत मैंने अभी तक 69, 68 और 67 री एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिस्कशन नए करेंट अफेयर्स के साथ कर दिया हूं। आज इसी के साथ 67 बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम 30 मई 2022 को हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था पेपर लीक आउट होने के कारण, उसके पेपर को ऑफिशियल पेपर का डिस्कशन करूंगा। इसमें मैं 2023-24 के करेंट अफेयर्स के अनुसार जो भी इसका डेटा होगा, जो भी नई नियुक्तियाँ या जो भी होगा, उसका मैं एनालिसिस करूंगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये 67 बीपीएससी का सेट ए है, इसी के तहत मैं इसका डिस्कशन करूँगा। और चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य दर्पण एक प्रकार का, यानी कह रहा है कौन सा दर्पण किसी वस्तु को प्रतिबिंब को बड़ा कर सकता है, यानी आवर्धक कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं आवर्धक दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और कहेगा पीछे दर्पण पश्च भाग देखने के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा चाहिए वस्तु का आकार का, तो हमको उत्तल दर्पण चाहिए होता है, क्योंकि देखते हैं गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं इसे। और अवतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करता है, इसीलिए डॉक्टर सब जो है किसी चीज़ को देखने के लिए अवतल दर्पण यूज करते हैं। या घड़ी उड़ी की दुकान पर जाते हैं तो आँख में लगा कर लोग देखता है, जो छोटा सा डिवाइस रहता है जिससे उसका आकार बड़ा लगता है, तो वो भी आवर्धक लेंस ही होता है। तो अवतल दर्पण का यूज आवर्धक दर्पण के रूप में किया जाता है। और दाढ़ी बनाने जो दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब होता है, आदमी मतलब वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का साइज दोनों बराबर होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं जो घर का जो मिरर हम लोग का होता है वो जनरली समतल दर्पण होता है। तो इसका 1 नंबर का हम लोग का ए का आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। गर्मी में पंखा जब हम चलाते हैं तो आराम महसूस होता है, क्योंकि जो पंखा चलने से हमारा पसीना जो है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित होने से हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। इसीलिए जो है हमारे पंखा जो है गर्मी के मौसम में अनुभूति प्रदान करता है। आगे प्रश्न है, रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। वास्तव में टिमटिमाते नहीं है, लेकिन प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है जैसे कोई सिक्का है पानी में उठा हुआ नजर आता है, तो ये सब दृष्टि भ्रम कारण होता है। मतलब जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें थोड़ा विचलन हो जाता है, और इसी विचलन कारण वो हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का एक किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और आगे है प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश तरंग का ये यूनिक गुण है। जितना भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे में ही सिर्फ ध्रुवीकरण का गुण पाया जाता है। आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा गुण जो है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर होता है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण। बाकी परावर्तन जो है या जो भी उसका तरंग धैर्य, ये सब गुण प्रकाश के भी रहते हैं, लेकिन ध्वनि का भी रहते हैं, लेकिन ध्वनि में ध्रुवीकरण नहीं होता है। ध्रुवीकरण का गुण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में पाया जाता है, जिसमें उसकी तरंग जो है लंबवत रूप में दोलन करती है। ये प्रकाश का गुण है। प्रकाश का व्यतिकरण, आप लोग जानते हैं कि प्रकाश में जब दो या दो से अधिक जो तरंगदैर्घ्य के प्रकाश आपस में मिलते हैं तो इसको हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसमें जब दो प्रकाश एक दूसरे से क्रिया करता है और उसका जो आयाम होता है यानी एम्पलीट्यूड होता है वो बदल जाता है, वो दोनों के मिल के संयुक्त हो जाता है, तो उसको प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और देखते हैं जैसे पानी के तेल के ऊपर अधिक पानी पड़ा हुआ है, पानी के ऊपर तेल पड़ा हुआ है तो वो चमकता है, वो प्रकाश का व्यतिकरण का उदाहरण है। प्रकाश का साबुन का बुलबुला हमें रंगीन दिखाई देता है तो वो प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है।
तो चलिए आगे प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में जैसे हम ढक्कन लगाते हैं तो दबाव उच्च हो जाता है और तापमान जल्दी हो जाता है, जिससे पानी तेजी उबलने लगता है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरा का तापमान क्या होगा। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरा का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो है हवा का सर्कुलेशन जो होता है, वेंटिलेशन नहीं कर पाता है, जिससे कमरे का तापमान बढ़ जाता है। और आगे है, बर्फ़ का टुकड़ा का पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगा तो उसकी सतह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि गिलास में पानी है और गिलास में जो है बर्फ़ का टुकड़ा भरा हुआ है तो उसका 9/10 भाग डूबा ऊपर रहता है और 1/10 भाग डूबा रहता है। तो ये भाग जो है सो पिघल भी जाएगा तो उसके सतह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, वो बराबर रहता है। आगे प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं कहेगा। तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मानते वोल्टेज, सही बात है। आमीटर का यूज विद्युत धारा प्रयोग करने में होता है, सही बात है। पोटेंशियोमीटर को हम ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसके जनरेट करने या उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, या वोल्टेज जा रहा है कि नहीं, उसके लिए यूज किया जाता है। तो जबकि यहाँ लिखा हुआ विद्युत प्रतिरोध, तो ये गलत होगा। और विद्युत प्रतिरोध जो है हम ओम मीटर से मापते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा आंसर डी। आगे प्रश्न है, एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी को गेंद को निर्यात में समान ऊंचाई के साथ स्वतंत्रतापूर्वक साथ गिर रहे हैं, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात है। तो निर्वात रहेगा तो वायु शून्य है, वायु शून्य है तो गुरुत्वाकर्षण होगा नहीं, और गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, तीनों एक साथ मास से स्वतंत्र रहेगा, इसलिए तीनों की गति सेम रहेगी और तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। जब, देखिए आगे प्रश्न आ भी गया, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग की दिखती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। अभी अब बताए थे बाकी चीज़, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। तो इसका आंसर हम लोग का 10 का हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। एक नाभिक का द्रव्यमान जो परमाणु होता है, तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और उसके नाभिक में केंद्रित रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, योग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और यही प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या हो जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। आगे है, निम्नलिखित में सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है। तो सीमेंट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनाता है, इसमें चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्सम, राख सभी का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। जिप्सम वो जो है सीमेंट की जमने की दर को घटाता बढ़ाता है, आप लोग याद रखिएगा। एक तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक मतलब होगा आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, तो जिसकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक, तो परमाणु संख्या समान कहते हैं अलग अलग, तो परमाणु संख्या समान हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, तो उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो उसमें हो जाएगा ये समस्थानिक। और संभारिक में क्या होगा, तो उसका संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान रहेगा और परमाणु संख्या उसका भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। चलिए, वह ताप जिस पर कोई ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं तीनों एक साथ मिलती है तो वह ट्रिकल पॉइंट, त्रिक बिंदु कहलाता है। इस पर जिस पर ठोस में भी रहता है, द्रव में भी और गैस में भी कोई बिंदु, कोई वस्तु रह सकता है, वह बिंदु को त्रिक बिंदु कहते हैं। गलनांक जो है, जिस ताप पर कोई वस्तु गलने लगता है उसको हम गलने लगता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का लोहा है, तो लोहा जिस तापमान पर पिघलने लगता है उस पिघलने के तापमान को हम लोग गलनांक कहेंगे।
क्वथनांक मतलब जिस तापमान पे उबलने लगता है, वाष्प बनने लगता है, उस लोग क्वथनांक कहते हैं। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे कोई वस्तु जमने लगते है, जैसे पानी बर्फ बन जाता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पर क्वथनांक मतलब उबलने लगता है। तो पानी क्वथनांक ये इसी टाइप, तो क्वथनांक, गलनांक और हिमांक समझ गए। तो वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रहती है उसको हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। आगे प्रश्न, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम हम लोग जानते हैं बॉक्साइट से निष्कर्षण किया जाता है। अब बाकी ऑप्शन है कैलामाइन, कैलामाइन जस्ता का है, कैल्साइट, कैल्शियम का अयस्क है, और गैलेना जो है वो सीसा का अयस्क है। आगे हम लोग का प्रश्न है, किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये 7 है। इसका खोज जो है पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। जब इधर जाता है क्षारीयता बढ़ती जाती है, इधर जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है। 7 को हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। तो जो इधर 7 से कम रहेगा तो उसको अम्लीय, 7 से अधिक को क्षारीय कहेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। और हम यहाँ पे है बफर विलयन। तो बफर विलयन ये ऐसा विलयन होता है जिसमें ये तनूर है, जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, तो उसको हम लोग बफर विलयन कहते हैं। उसके पीएच स्केल में जब थोड़ी सी और उसकी मात्रा मिलाने, जैसे कोई विलयन है, मान लीजिए अम्ल है या क्षार है, उसमें हम थोड़ी मात्रा में वो मिला दें तो उसके अम्लीयता या क्षारीयता में अंतर नहीं आता है, ऐसे विलयन को हम लोग बफर विलयन कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है, कौन सा गलत है? कह रहा है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गलत। नाभिक के अंदर भी बताए थे कि न्यूट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर मारते रहता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिन आवेशित होते था इनका द्रव्यमान नगण्य है, नगण्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 × 10⁻⁷ kg होता है। कहता है परमाणु संख्या का तत्व का एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, बताए थे P = E = Z होता है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। गलत 2 गो है और 2 गो सही है, तो इनमें से एक से अधिक। हम लोग का आयोडीन समस्थानिक है तो उसका घेगा रोग में यूज होता है। कुछ समस्थानिक यूज कैंसर इलाज के लिए होता है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे सल्फर समस्थानिक है, लोहा समस्थानिक है। तो इन सब समस्थानिकों का यूज चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में आदि में यूज किया जाता है। जैसे कार्बन डेटिंग में C14 समस्थानिक का यूज किया जाता है। तो हम लोग का आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आंसर सही, क्योंकि 2 गलत 2 सही है, तो इसके लिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 17 का ई। आगे ई का हम लोग का प्रश्न है कि कपास, कह रहा है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी अवशोषित करता है। सही है। जो कपास जो कपड़ा बना रहता है वो हमारे शरीर में पसीना का अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए यह सही है। सीड यानी कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने के लिए हम लोग जो है पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सही है। एक्रेलिक एक प्रकार का कृत्रिम ऊन होता है, यहाँ लिखा हुआ कृत्रिम रेशा नहीं, जैसे नायलॉन मेरा कृत्रिम रेशा है, वैसे यहाँ लिखा हुआ एक्रिक एक कृत्रिम रेशा है, गलत है। आगे है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान के कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये भी प्रश्न हम लोग का सही है। तो हम लोग का आंसर है कौन सा कथन गलत होगा? तो C नंबर गलत है। एक्रेलिक जो है एक प्रकार का कृत्रिम रेशा नहीं बल्कि यह एक प्रकार का कृत्रिम ऊन है। आगे हम लोग का प्रश्न है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कारण कौन सा कथन ग्रेफाइट और हीरे के बारे में सत्य है? तो कारण उनमें इसमें एक समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, गलत है। एक षटकोणीय होता है, एक चतुष्फलकीय होता है। इनकी कठोरता समान होती है, गलत है। कठोर हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट जो है हम लोग का वो मुलायम होता है। कहता उनकी विद्युत चालकता समान होती है, गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है। और कह रहा है एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि दोनों जो है कार्बन का अपरूप है और दोनों को एक साथ रासायनिक प्रक्रिया से गुजरा जाए तो समान रिएक्शन संभव हो सकता है, इसलिए इसका आंसर रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजारा जा सकते हैं। इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न हम लोग का है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का कम्बिनेशन हम लोग का क्या क्या है? जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसको हम लोग एलपीजी कहते हैं। कह रहा है कि एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो एलपीजी में सबसे प्रमुख रूप में ब्यूटेन होता है 65 से 70% के बीच में,
और प्रोपेन होता है 30 से 35% के बीच में। और इसमें एलपीजी में सुगंध के लिए हम लोग एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एथिल मरकैप्टन का प्रयोग एलपीजी में जो लीकेज होता है उसमें हमको गंध आती है, वो एथिल मरकैप्टन के कारण आती है। बायोगैस का मुख्य घटक जो या मुख्य अवयव जो है वो मीथेन यानी CH4 होता है। तो हम लोग का आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आगे है पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? तो परासरण द्वारा, ऑस्मोसिस द्वारा पानी मिट्टी से जड़ों में ऑस्मोसिस प्रक्रिया से होकर गुजरता है। विसरण क्या होता है? तो विसरण द्वारा जो है हम लोग का सुगंध जो है ये वायु विसरण जो है वायु का गुण है। अगरबत्ती का सुगंध जैसे हो गया, या कोई खाना बना रहा है तो उसका सुगंध, टेस्टी खाने का सुगंध हम लोग के नाक तक पहुंच जाता है, तो ये विसरण के गुण कारण होता है, ये वायु का गुण है। बाष्पोत्सर्जन क्या है? तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। वाष्पन पानी का वाष्प के रूप में ऊपर उगलना या ऊपर जाना। अवशोषण क्या होता है? किसी चीज़ को अवशोषित कर लेना। अवशोषण कर, जैसे हम जो है कहीं पे पानी गिराए और वो उसके धरती में अवशोषित कर लिया तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। आगे है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ अपशिष्ट जो होता है यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होता है उसको हम लोग बैक्टीरिया के बदौलत खाद में या किसी अन्य उपयोगी पदार्थ में बदल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। चलिए, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसमें अल्फा बीटा गामा किरणों का अवशोषण होता है और जिसका बार बार क्षय होते रहता है, इसको हम लोग रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। आगे एक प्रश्न, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ के जो है समय जो है रात में पेड़ जो है CO2 मुक्त करते हैं और हम लोग जब श्वसन करते हैं तो हम लोग श्वसन में भी ऑक्सीजन लेते हैं और यहाँ पेड़ जो है CO2 मुक्त करते हैं, तो हो सकता है कि हम जो है CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो इससे सांस संबंधी समस्या आ सकती है। इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। आगे का नंबर है 24 नंबर प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे किस मिट्टी में किस कमी से उगते हैं? तो जब किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो जहाँ कीट भक्षी पौधा उगा हुआ है तो याद रखिएगा वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जैसे घटपर्णी जो है कीट भक्षी पौधा होता है, इसका एक ट्यूब टाइप का ऐसे रहता है और इसमें पौधा रहा था और इसका ऊपर से ढक्कन रहता है। जैसे इसमें कीड़ा जाता है, कीड़ा गया तो ये ढक्कन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ये जो है कीड़ा उसी में डेथ कर जाता है और वही उसका भोजन होता है। कीट भक्षी उसको हम लोग घटपर्णी नामक पौधा होता है। और कुछ पौधे होते हैं, तना तथा पौधे का तना पौधे के सभी स्वयं भोजन का वितरित करने में तथा तना में क्या क्या कार्य होता है? तो पौधे के सभी स्वयं भोजन वितरित करते हैं, भोजन का भंडारण करते हैं, पौधे का आकार देते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक कार्य करते हैं। श्वसन जो है पत्तों के रंध्र द्वारा श्वसन होता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा होता है। तो आगे आप लोग याद रखें, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। आधा नहीं, ट्रांसफ्यूजन जो हम लोग करते हैं रक्त न केवल रक्त के प्रकार का बल्कि RH फैक्टर से भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर का खोज कौन किए थे? तो लैंडस्टीन और वीनर ने किए थे, एक बंदर में उसका खोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन के समय RH फैक्टर का भी मिलान करना संभव होता है। कहता है पिट्यूटरी ग्रंथ जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कहाँ होता है? तो यह मस्तिष्क में होता है हम लोग का पिट्यूटरी ग्रंथ, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड, गाँव घर में भी सब जगह सुने होंगे कि अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है गर्भ में भ्रूण है कि नहीं है, डेथ हो गया, या जो एक लिंग चेक होता है कि मेल है गर्भ है या फीमेल है, तो उसका भी जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड को उपयोग करके पता लगा सकते हैं। हालांकि यह सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया है लिंग भ्रूण जांच को, तो भ्रूण का जो है पता हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा करते हैं। एक्स किरणें का उपयोग जो है हड्डियों का टूटा पता लगे, जैसा एक्सरे हम लोग करते हैं, कोई टूटी हड्डी है या मोच है उसके लिए हम लोग। पराबैंगनी किरणों का यूज हम लोग पानी शुद्धिकरण में करते हैं और अत्यधिक पराबैंगनी किरणें हो सकती है तो ये त्वचा कैंसर का कारण बनता है।
सार्वभौमिक स्वीकार यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो ए बी में भी कभी की पूछ देगा तो कौन होगा? ए बी पॉजिटिव जो होता है वो हम लोग का सार्वभौमिक स्वीकारक समूह होता है, और ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। सिंपली ए बी और ओ दिया रहेगा तब उसमें आप लोग मतलब ए बी सर्वग्राही होता है और ओ सर्वदाता होता है। लेकिन जब प्लस और माइनस होता है तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है और ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। निमोनिया एक संक्रमण होता है। कह रहा है कि निमोनिया कहाँ होती है? तो निमोनिया मुख्यतः फेफड़ों में होता है और बच्चों में पाया जाता है। ये जो 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें अधिकतर निमोनिया की बीमारी होती है और यह फेफड़ों का संक्रमण है। आगे हम लोग का प्रश्न है कोविड। यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इसमें जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जिसका करंट के अकॉर्डिंग होगा उसका हम लोग डिस्कशन डिटेल्स में कर देंगे, बाकी नॉर्मली हम लोग टिक मारते चले जाएंगे। कहा है कोविशील्ड वैक्सीन, जो भारत का कोविशील्ड वैक्सीन कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, कौन बनाया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया जो है इसके द्वारा बनाया गया। और भारत बायोटेक कौन बनाया था? तो कोवैक्सीन बनाया था। जायडस कैडिला कौन बनाया था? तो जायडस वैक्सीन जो बनाया था उसको हम लोग जायडस कैडिला। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 09.02 किलोमीटर है। ये पीर पंजाल श्रेणी में है और पूछा गया था पहले एक बार UPSC में। तो पीर पंजाल के किस श्रेणी में है? तो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? ये क्वेश्चन स्टैटिक भी बन गया कि भारत में जो है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो 2017 में अब बजट में मिला गया। अलग किया गया था 1925 में, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1925 में, लेकिन वापस 2017 में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। पहले 2017-16 से पहले रेल बजट का एक स्पेशल बजट आता था रेल बजट, जो कि रेल मंत्री पेश करते थे, लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करने का। इसका डेट रखा गया 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो लोग भारत आ गए हैं उसको नागरिकता मिलेगी। हाल ही में लोकसभा चुनाव से कुछ पहले इसमें शुरुआत भी कर दिया गया था कि कुछ लोगों को नागरिकता मिलना, भारत की नागरिकता मिलना शुरू भी हो गया था। आगे हम लोग का प्रश्न है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो हम लोग का नया संसद भवन बना है उसको हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद भवन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास जो बना है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है और इसको टाटा कंपनी ने बनाया था। इसका आंसर जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू और कश्मीर दोनों नाम मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो मेरे हिसाब से जम्मू और कश्मीर मिला के एक ही है और कश्मीर, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। और इसे लद्दाख में जो है नहीं है, क्योंकि जम्मू अलग ज़िला है, कश्मीर अलग ज़िला है, लेकिन दोनों को मिला के वैसे लद्दाख में जो है यूटी नहीं है, यूटी है और उसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और जम्मू कश्मीर में यूटी है लेकिन उसमें केंद्र शासित प्रदेश है और उसमें दिल्ली की तरह विधायिका है। और 5 अगस्त 2019 को जो है धारा 370 को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और यूटी को और जम्मू लद्दाख को 2 यूटी बनाया गया था। कहा है 2021 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया था? तो संदेश जिंगम को उस समय मिला था। और अभी इस बार जो मिला है, जो लोग अभी फुटबॉल देखते होंगे तो इस साल जो है लालियान चुआला चांगटी एक प्लेयर है जो अभी मुंबई एफसी की तरफ से इंडियन सुपर लीग जो ISL होता है उसमें मुंबई एफसी की तरफ से खेलते हैं। लालियान जूला चांगटी इसका नाम है। और जो इंदुमती कथिरेसन है इसको फीमेल मानी वीमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023-24 का मिला है और इसको मेल में मिला है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 2023 का इसको में नया जो करंट अफेयर्स में लालियान जुआला चांगटे को मिला है और इंदुमती कथिरेसन को महिला मिला है। पिछला साल महिला में मनीषा कल्याण को मिला था।
तो आप लोग याद रखिएगा इसको। 37 का 38 नंबर हम लोग का प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब से माना जाता है? तो इसका शुरुआत 1 फरवरी 2019 से वाराणसी उत्तर प्रदेश से हुआ था। चलो, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक 1 जीता गया था। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था। जो 2024 का ओलंपिक हुआ है, जो 33 नंबर का ओलंपिक था, ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ है। भारत ने इसमें 5 टोटल 6 पदक जीते हैं, 1 रजत यानी सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने इस बार भी जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। इस बार उनका जो पाकिस्तान के जो रिजर्वदार थे, उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी ने इस बार स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। भारत के नीरज चोपड़ा ने सेकेंड स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत को 5 जो है सिल्वर मेडल इसमें मिला है। भारत फ्रांस ओलंपिक में जो 33 नंबर का था, जो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया था, उसमें पदक तालिका में 71 रैंक पे रहा, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यह पहला ओलंपिक था जिसका उद्घाटन समारोह का आयोजन किसी नदी में किया गया था। तो पेरिस के सीन नदी में जो है इसका आयोजन किया गया था उद्घाटन समारोह के, आप लोग याद रखिएगा। और अचंता शरत कमल जो है भारत के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में PR श्रीजेश और मनु भाकर जो है वो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया हम लोग का ओलंपिक 2024 के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो रजत कांस्य पदक है वो एक मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीता, उसके बाद अमित पंघाल ने जीता, उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने जीता और एक समरेश जो निशानेबाज थे उन्होंने जीता। तो टोटल भारत ने 5 कांस्य और 1 रजत के साथ 6 पदक जीते, 71 स्थान हासिल किया। कोई भी स्वर्ण पदक भारत ने इस ओलंपिक में नहीं जीता। उसी के साथ अभी पैरालंपिक खेल चल ही रहे हैं। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। अभी जो है पेरिस फ्रांस में ग्रीष्म ओलंपिक के साथ साथ टोक्यो पैरालंपिक भी अब होते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जो है अभी 19 पदक जीते थे। अभी जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसमें भारत 16वां स्थान पे अभी तक है, अभी चल ही रहा है, सिर्फ 15वें स्थान पे है। भारत ने 29 पदक कुल जीते, जिसमें 7 स्वर्ण है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो अभी तक के इतिहास में पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आगे हम लोग का प्रश्न है, भारत ने, तो ये आप लोग टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस पैरालंपिक और पेरिस ओलंपिक के बारे में याद रखिएगा, मेन की पॉइंट है। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ का अध्यक्षता संभाला है? 1 अगस्त 2021 को यूएनओ के जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और साथ में 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 10 और अस्थायी सदस्य का चुनाव जो है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। इसी में से एक देश को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है और ये रोटेशन के पीरियड पे होता रहता है। तो भारत को 2021 में 2 साल के लिए एक अगस्त से सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष मिला था। हालांकि इससे मिलने से कोई फायदा नहीं होता, बस अध्यक्षता करता है। मेन शक्ति यूएन सेक्रेटरी काउंसिल जो होता है, यूएनएससी होता है, उसमें 5 जो सदस्य वीटो देश हैं उसी के पास सारी शक्तियाँ रहती है, जिसको P5 के नाम से जाता है, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ये 5 P5 के नाम से जाने जाते हैं, इसी के पास सारी शक्ति होती है। आगे हम लोग का प्रश्न है 42 नंबर, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? ये अलग टाइप का क्वेश्चन, मेजर जनरल क्रिस डेनियो। अभी इसका कोई रिविलेंस नहीं है ऐसा प्रश्न का। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्योंकि राफेल का डिलीवरी शुरू हो गया, लगभग सारे राफेल विमान भारत आ गए हैं। तो डिसॉल्ट एविएशन कंपनी जो फ्रांस की थी, उन्होंने भारत में राफेल विमान की आपूर्ति की थी। यह प्रश्न है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच बैठक कब हुआ था? तो जून 2020 में हुआ था। पेगासस स्पाईवेयर किस देश का है? तो ये उस समय चर्चा में था। पेगासस इजराइल का एक स्पाईवेयर है जो एक किसी भी फ़ोन में ऑटोमेटिक रूप से घुस के उसकी सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लेता था और रिकॉर्ड जानकारी को भेजता था। तो पेगासस स्पाईवेयर जो है इजराइल में विकसित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल 2 साल किस तरह से शुरू करेगा? तो 1 अक्टूबर 2020 से भारत जो है अपना
और अस्थायी कार्यकाल जो भी बताए थे 2 वर्ष के लिए होता है। वो अध्यक्षता अलग चीज़ होती है जो चुनाव के आधार पे होता है, और जो अस्थायी सदस्यता 2 साल के लिए मिलती है। वो हर जो विश्व में जितने भी महादेश और क्षेत्र है उसके आधार पे उसका डिवीज़न किया गया है, तो उसी के आधार पे उसकी सदस्य अध्यक्षता होती है। तो ये 1 अक्टूबर 2020 से हुआ था, अभी इसका ख़त्म हो गया है। किस देश ने स्पुतनिक V5 यानी स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन निर्यात किया? तो रूस में जो है स्पुतनिक V5 वैक्सीन बना था, आप लोग याद रखिएगा, रूस में। आगे प्रश्न है, जो बाइडन ने पदभार ग्रहण किया। अमेरिका के उस समय जो बाइडन राष्ट्रपति थे, तो जो बाइडन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप को हराए थे जो बाइडन ने। अभी जो चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में, फिर से चुनाव होने हैं इस साल अक्टूबर नवंबर में, और अभी जो है वहाँ अमेरिका में कमला हैरिस राष्ट्रपति में मुख्य दौर चुनाव में है, और विपक्षी पार्टी के रूप में फिर से डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो अभी कमला हैरिस यदि जीती तो राष्ट्रपति बन सकती है, अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होगी, और भारतीय मूल की हैं वो। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में विशिष्ट विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो उस समय कोरोना का समय चल रहा था। तो गणतंत्र दिवस परेड में 2021 में, तो अभी 2024 में हमारे जो विदेशी मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो वो कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। वो आए थे, भारत में 2 दिन से रहे थे, जयपुर भी गए थे। वो 25 जनवरी को भारत आ गए थे, तो वो जयपुर भी गए थे। तो हम लोग का आंसर इस साल मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? इमैनुअल मैक्रोन रहे हैं। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो उस समय यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति थे। अभी भारत में यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची हैं 2024 में, आप लोग याद रखिएगा। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? यानी लिंगानुपात जो है 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो कह रहा है कहाँ लिंगानुपात में 1000 पुरुष पर महिलाएं ज़्यादा हैं? तो बिहार के गोपालगंज जिले में ये स्थिति है। आगे है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को हुई थी। वही यदि हम लोग विधानसभा की बात करें तो 7 फरवरी 1921 को बिहार विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। आप लोग याद है कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें एक वृक्ष लगाया गया है नई विधानसभा के पास। तो विधानसभा की पहली बैठक 1921 में और विधान परिषद की 1913 में। आगे प्रश्न है, बिहार की रश्मि कुमारी क्या है? तो बिहार की रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अभी आप लोग 2 खिलाड़ी के नाम याद रखिएगा। एक तो जो विधायक है श्रेयसी सिंह, उन्होंने बिहार की तरफ से ओलंपिक में भाग लिया है शूटिंग में। और एक हैं श्वेता शाही जो रग्बी खिलाड़ी हैं, उसको हाल ही में बिहार में महिला तरफ से दरोगा का पद दिया गया है। बिहार सरकार ने एक योजना लाया है मेडल लाओ नौकरी पाओ वाला योजना, तो उसी के तहत जो है अभी श्वेता शाही को दरोगा का पद दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा वो कौन खिलाड़ी है? तो रग्बी खिलाड़ी है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार सरकार को क्यों मिला था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के लिए। आगे प्रश्न है, बिहार विधानसभा में SC के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो SC के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीट आरक्षित है। ST के लिए 2 सीट आरक्षित है। कुल 40 सीट आरक्षित है बिहार विधानसभा में। SC के लिए 38 और ST के लिए 2 सीट आरक्षित है, आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकाय महिलाओं को 50% आरक्षण 50% रिजर्वेशन पंचायत लेवल पे किस वर्ष प्रदान किया गया? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया था, उसी में यह प्रावधान किया गया है। और बिहार नगर निकाय अधिनियम 2007 पूछेगा नगर निकाय कब से है? तो बिहार नगर निकाय अधिनियम 2007 से। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 में झारखंड बना था। 56% भूमि बिहार के पास रही थी, 44% भूमि जो है वो झारखंड के पास गई थी। बिहार में वर्ष 2011-21-22 में पेश किए गए बजट में नया मंत्रालय
उसमें नया मंत्रालय नहीं बनाया था, नया विभाग बना था। हालांकि यहाँ नया मंत्रालय पूछ दिया है, मंत्रालय के हिसाब से रहेगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, लेकिन कौशल एवं उद्यमिता विकास विभाग बना था नया उस समय, तो इसका आंसर हो जाएगा। 2023-24 में बिहार में एक नया मंत्रालय बना है, खेल मंत्रालय, जिसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और बिहार में बहुत दिनों बाद रणजी मैच हुआ था, तो जो मंडलों का स्टेडियम था उसका स्थिति जर्जर था, तो उसी समय बिहार सरकार ने, पहले बिहार में कला और संस्कृति मंत्रालय होता था, वही कला और संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री थे वही खेल मंत्रालय भी देखते थे। मतलब खेल मंत्रालय करके कोई मंत्रालय नहीं था, जैसे भारत में भी कोई खेल मंत्रालय नहीं है। युवा कार्यक्रम जो संस्कृति मंत्री है अभी, वही जो है भारत में खेल मंत्रालय का भी काम करते हैं। तो लेकिन बिहार जो है अलग से खेल मंत्रालय बना दिया, और इसके पहले मंत्री बने थे जितेंद्र कुमार सिंह, बिहार के पहले खेल मंत्री बने थे। और अभी खेल मंत्री कौन है, तो सुरेंद्र मेहता, जो बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा से विधानसभा से सांसद हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो 8 विभाग कुल शामिल हैं। बिहार गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है 2020 में शुरू किया गया था लॉकडाउन के समय, जिसको खगड़िया बिहार से शुरू किया गया था। आगे हम लोग का प्रश्न यहाँ से इतिहास शुरू हो जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन है, तो गुजरात में लोथल गुजरात में है, जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिला है। कालीबंगा जो है सो राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। आगे है चूल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चूल वंश के संस्थापक जो है वो विजयालय थे, जो दक्षिण भारत का राजवंश था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में हुई थी, उसके अध्यक्ष सब्बकामी थे। और जो तीसरी बौद्ध संगति है वो पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके अध्यक्ष मोगली पुस्तिस थे। और जो चौथी बौद्ध संगति है वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। आगे प्रश्न हम लोग का है कीर्तार्जुनीय लेखक पुस्तक का लेखक कौन है, तो उसके लेखक भारवी हैं। भट्टी ने कौन सा पुस्तक लिखा था, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, रावण वध, एक संस्कृत नाटक है, उसके लेखक रावण वध हैं। सुदरक की पुस्तक आप लोग जानते हैं मृच्छकटिकम है। कालिदास ने रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे कई उपन्यास लिखे हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो आप लोग याद रखिए कुतुब मीनार को हालांकि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 2 तल्ला बनाया कि उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने उसका पूरा जो है करवाया और फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत करवाया था। रजिया सुल्तान कौन थी, तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत पर बैठी थी। उल्गू खान किसका नाम था, जो बलबन था, बलबन का नाम उल्गू खान था, आप लोग याद रखिएगा बलबन का नाम उल्गू खान था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे, जो मुगल शासक बाबर के समकालीन थे। और कृष्णदेव राय ने एक नगर की स्थापना की अपने माता के नाम पे, नगलपुरम नाम उसका रखा। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। ये ब्रिटिश व्यापारी थे जो रानी का संदेश लेकर भारत आया था, जहांगीर के समय में आए थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। आगे का प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो रैयतवाड़ी कैप्टन रीड ने लागू किया था मद्रास में। महलवाड़ी मुनरो ने लागू किया था, और अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये तीनों व्यवस्था थी, जमीन मतलब लगान वसूलने की व्यवस्था थी, जिसमें जमीन का मालिक विभिन्न तरीके से लोग होते थे। सबसे अच्छा व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसान ही मालिक होता था जमीन का, यही लगान देते थे। महलवाड़ी मतलब महाल होता है, महाल मतलब गांव का समूह होता था,
सब मिल के एक साथ का इकट्ठा करता था और जाकर अंग्रेज को जमा करता था। और जो अस्थाई बंदोबस्त है उसको हम लोग जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, जो बिहार यूपी में लागू था। उस व्यवस्था में जमींदार को सरकार अंग्रेज ज़मीन दे देता था और वही जो है किसानों से अपने मन मुताबिक लगान वसूलता था। मान लीजिए 100 रुपये वसूला या 10 रुपया वसूला तो 9 रुपया अपने तो ये हो गया तीनों प्रकार की व्यवस्था जिसके तहत जो है हम लोग लगान वसूलते थे। रैयत अस्थाई ये जमींदारी व्यवस्था में, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार 10 रुपया लगान वसूला, 9 रुपया अपने पास रखता था और मात्र 1 रुपया जो है वो अंग्रेजों को वापस देता था। आगे का प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था और उन्होंने ये फर्स्ट म्यूटिनी ऑफ इंडिया इसे करार दिया था। उन्होंने इस नाम से पुस्तक भी लिखा था। तो ये वीडी सावरकर कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो 1917 में बनी थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी जो 1925 में बने थे, आप लोग याद रखिएगा। अरुणा आसफ अली कौन थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रेडियो का संचालन करते थे। तो भूमिगत रेडियो का संचालन अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय करती थी। बहिष्कृत भारत जनरल यानी बहिष्कृत भारत पत्रिका का शुरुआत किसने किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे प्रश्न है हम लोग का, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। लक्ष्मी सिंहगल जो है फॉरवर्ड ब्लॉक या जो इंडियन नेशनल INA था, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, पहले उसका स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी घोष ने किया था। तो उसमें जो झांसी रानी रेजिमेंट थी उसमें लक्ष्मी सहगल कार्यरत थी और जो जयप्रकाश नारायण है वो 1942 समय हजारीबाग जेल से फरार हो गए और आज़ाद दस्ता का गठन किया। आगे हम लोग का प्रश्न है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे। आगे हम लोग का प्रश्न है कि संथाल विद्रोह 1855 का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कानू 2 भाई थे जिन्होंने बिहार और झारखंड में जो संथाल परगना का क्षेत्र आता है उसमें दीकू आदि बाहरी लोगों के शोषण और अंग्रेजों की नीति के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे हम लोग संथाल विद्रोह कहते हैं। इसके नेता सिद्धू और कानू थे। बुधो भगत और तेजो भगत ने कोर विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था उसका नेतृत्व किया था। मदारी पासी और सहदेव ने एक्का आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में हुआ था उसका नेतृत्व किया था। आगे है गांधी जी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने का नियंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था नियंत्रण। आगे है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो रिजुपालिका के नदी के नीचे जृंभिक ग्राम में उनको जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में उसकी शाखा कौन किए थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। और अनुशीलन समिति का जो स्थापना मुख्य रूप से कौन किए थे? 1902 में जो है परमन नाथ मित्र ने पश्चिम बंगाल में स्थापना किया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था बंगाल का। आगे प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। आगे प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। मनेर में याहिया मनेरी का एक दरगाह है, उसी के नाम पे मनेर का नाम मनेर शरीफ पड़ा है। सीतामढ़ी में सीता माता का जन्मस्थली है, इसे पुनौरा धाम कहा जाता है। अभी स्वदेश दर्शन योजना
के तहत पुनौरा धाम को शामिल किया गया है। प्रसाद परियोजना PRASAD जो भारत का संस्कृति मंत्रालय चला रहा है पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए, उसमें पुनौरा धाम को शामिल किया गया है। अभी प्रश्न भी आ सकता है, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने पुनौरा धाम को नए रूप में विकसित करने का भी कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। पावापुरी में क्या है, तो पावापुरी में भगवान महावीर को जो है निर्वाण प्राप्त यानी उनकी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ जल मंदिर है पावापुरी में, तो आप लोग याद रखिएगा। जियोडेसी वह विज्ञान है, यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हुआ है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो क्या मापता है, तो पृथ्वी का आयाम यानी पृथ्वी का जो है आयाम मापता है, यानी ये मापता है मैग्नीट्यूड वो होता है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने द्वारा विकसित किया गया था या किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसमें कहा तो वही पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया एक था और उसके चारों ओर महासागर थे पेंथालासा। पेंजिया दो भाग में टूट गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिण का भाग कहलाया और लोरेशिया उत्तर का भाग कहलाया। कालांतर में गोंडवाना लैंड से एक भाग टूटा जिसका प्रवाह जो है उत्तर पूर्व की तरफ हुआ और इसी उत्तर पूर्व से गोंडवाना लैंड से भारत का भाग का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत है, इसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। यहाँ हैरी हेंस है, तो उन्होंने संवहनीय धारा का सिद्धांत दिया था, आप लोग याद रखिएगा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर हैं, तो इसका आंसर होगा जावा और सुमात्रा दोनों द्वीप के समानांतर सुंडा ट्रेंच है, इसका अंतर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कह रहा है कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है, तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्पन्न होता है। इसका खोज कोरियोलिस ने किया था, इसलिए उसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसी बल के कारण हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त रोटेट हो जाती है, और चक्रवात की उत्पन्न होने के लिए कोरियोलिस बल का होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस देश का मृत सागर के साथ सीमा नहीं बनता है, तो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ जो है मृत सागर की सीमा बनती है। लेबनान के साथ मृत सागर की सीमा नहीं बनती है। आगे है इल्मेनाइट जो भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप में वितरित है, किसका खनिज है, तो ये टाइटेनियम का अयस्क है इल्मेनाइट, आप लोग याद रखिएगा। गैलियम क्या है, तो गैलियम एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। गैलियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन ये सब मटेरियल है। आगे हम लोग का है हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में तुलना करने के लिए कहा गया है। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। सही बात है, क्योंकि हिमालय नदियाँ बारहमासी इसलिए है क्योंकि उसके वर्षा से भी जल प्राप्त होता है और उसकी उत्पत्ति हिमालय के ग्लेशियर से होती है, जिससे उसके पिघलने से उसको वर्ष भर पानी मिलते रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पठारी भाग से निकलती है, वो कठोर चट्टान है, उसमें बर्फ़ की मात्रा नहीं है, तो उससे सिर्फ वर्षा के पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। हिमालय नदियों का ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है क्योंकि वो ग्लेशियर और ऊंचे पहाड़ों से गिरता है, तो उससे खड्ड और गॉर्ज का निर्माण करता है, तो ढाल अधिक है ही। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपना रास्ते में अधिक क्षरण करती है, गलत है। इसका ढाल ही कम होता है प्रायद्वीपीय नदी की, इसकी गति कम होती है, तो अधिक क्षरण नहीं करती, कम क्षरण करती है। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होंगे। आगे हम लोग का प्रश्न है गंगा का मैदान किसका उदाहरण है, तो गंगा का मैदान पेरी प्रजन का उदाहरण है। आगे हम लोग का है मीठे पानी का झील कौन है, तो जो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, लोकटक झील जो मणिपुर में है, ये दोनों हम लोग का मीठे पानी का, और चिल्का झील उड़ीसा और सांभर झील जो है राजस्थान, ये दोनों खारे पानी का झील है। चिल्का झील एक लैगून झील है जो समुद्र के निक्षेप से बनता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे कम ग्रह घनत्व किसका है, तो शनि ग्रह का है। आगे का प्रश्न हम लोग का है पश्चिमी सिंहभूम जिला जो कि कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का एक जिला है। स्थित चिड़िया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो लौह अयस्क खान के लिए फेमस है। आगे है
पट्टी सीमा जल विद्युत परियोजना, ये कृष्णा और गोदावरी के लिए है कि यदि कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक अपलिफ्ट परियोजना है, मतलब पंप स्टोरेज परियोजना है। यदि किसी नदी में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो कृष्णा के पानी को गोदावरी होते हुए भेजा जाएगा, जिससे आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई हो पाएगी। यह परियोजना को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? तो यह विश्व की या भारत की पहली ऐसी परियोजना थी भारत की जो अंडर द समय, जितना समय दिया गया था उसे दिए गए समय में और जितना बजट किया गया था उससे ज़्यादा बजट नहीं लगा, सिर्फ उसी बजट में इसको पूरा किया गया था, जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और यह परियोजना 2016 में शुरू हो गई थी। एस्कर और ड्रमलिन क्या होता है? तो यह हिमानियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, पहले इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, यानी छोटी छोटी होती है। ड्रमलिन में ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। और अंडे की टोकरी की जो स्थलाकृति होती है उल्टा, वो एस्कर नहीं, वो ड्रमलिन होता है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होता है, जबकि ड्रमलिन जो है ग्लेशियरों द्वारा उत्पन्न होता है। तो कार्य कौन सा सही है? 1, 2 और 4 सही होगा। कार्य आगे का प्रश्न है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड का जो झाड़िया इलाका है, धनबाद के आसपास का सटा इलाका, वहाँ जमीन के नीचे कोयला का दहन हो रहा है और वो आग पकड़े हुए है, तो वो झारखंड में है। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो अबरक का भंडार बिहार के नवादा, रोहतास, मंगुए, तो इसमें गया में, नवादा, गया और मुंगेर में अबरक के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसमें गया कोडरमा का जो इलाका है सबसे अधिक वहाँ अबरक पाया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा गया। चलिए आगे प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है जो पटना में आके मिलती है मनेर शरीफ में। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आगे प्रश्न हम लोग का है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील बेगूसराय में है, ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। 2023 में 24 में बिहार के 2 रामसर स्थल यानी 81 और 82 नंबर जो भारत के रामसर स्थल है। भारत में अभी कुल 85 रामसर स्थल है, तो भारत का जो 81 और 82 रामसर स्थल था नंबर का, वो बिहार के नागी और नकटी डैम को बनाया गया है, जो कि बिहार राज्य के जमुई जिला में है। और ये कोई प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम जलाशय है, आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ है? तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो गया जिले में पड़ता है। ब्रह्मयोनी का पहाड़ है, बिहार सरकार ने इसको 2021-22 के बजट में विकसित करने की घोषणा किया था। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी इलाका में सबसे अधिक 17 जिले हैं, उत्तर पूर्व में 8 जिले हैं, उत्तर पश्चिम में 13 जिले हैं। आगे एक प्रश्न, निम्नलिखित में से, यहाँ से पॉलिटिक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। जब 93 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था उसी के तहत 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसमें कुल 29 विषय हैं। वही 12वीं अनुसूची जो कि नगर निकाय से संबंधित है उसमें कुल 18 विषय हैं। तो जो पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं उसमें पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये सब चीज़ दिए गए हैं। ग्रामीण मेला, हाट बाजार, ये सब दिया गया है। लेकिन ग्रामीण खेल जो है इसका वर्णन इस 29 विषय में नहीं किया गया है। आगे प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में अनुदान की मांगें पेश की जाती है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो सकता है, यह बदलता रहता है। कभी 104, कभी 102, कभी 99, 98, 103, जनरली 100 के आसपास ही रहता है, उसी को अनुदान की मांग होता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था 1957 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया था। आगे प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? बिहार में राज्य विधान परिषद की टोटल 75 सीट है। विधान परिषद की स्थापना 1913 में हुआ था। इसमें जो है
मुख्यमंत्री के सहयोग से मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल कुछ पदों को नियुक्त करते हैं, कुछ को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के सदस्य चयनित करते हैं, कुछ को जो स्नातक स्तर के यानी माध्यमिक स्तर से ऊपर के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कुछ उसका चुनाव करते हैं, और जो स्नातक किए रहते हैं ग्रेजुएशन, उससे कुछ क्षेत्र होते हैं जो स्नातक स्तर या जो पास कर लिए, स्नातक ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उनके द्वारा कुछ सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन उद्योगपति का इसमें नहीं शामिल किया जाता है। तो स्थानीय निकाय या पंचायत सदस्य 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। शिक्षक और स्नातक स्तरीय से 1/12 और 1/12, और राज्यपाल जो है वो 1/6 का मनोनयन करते हैं, और राज्य विधानसभा से 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये राज्य विधान परिषद में स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। निम्नलिखित में भारतीय शासन प्रणाली विभाजन प्रणाली किस चीज से संबंध है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अनुसूची 7 में 3 गो अनुसूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसी तरह अनुच्छेद 246 में भी इसकी चर्चा की गई है। आगे का प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियमन बनाने के लिए प्रतिनिधित्व शक्ति से संबंधित है? यानी कार्यपालिका जो है उसमें नियम बनाने की शक्ति कौन करती है? तो अधीनस्थ विधान समिति करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 300 का संबंध मुकदमे तथा कार्यवाही से है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली जो होती है वो कैसे है? तो जानते हैं कि संविधान में न्यायिक प्रणाली का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 124 से स्टार्ट होता है। नियम कानून की उचित प्रक्रिया भी किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी किया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी है, एस्टेब्लिश्ड लॉ है। तो इन सब के द्वारा भारत में न्याय प्रणाली स्थापित है। आगे का प्रश्न है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? तो महाराष्ट्र में भारत का पहला ऐसा लोकायुक्त था जो 1971 में नियुक्त किया गया था। हालांकि कुछ राज्यों ने पहले ही कानून बना दिए थे लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। महाराष्ट्र ने 1971 में पहला लोकायुक्त कानून बनाया और उसको लागू किया। बिहार में 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था, और उस लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, और उसके तहत जो बिहार में श्रीधर वासुदेव सोहनी जो है वो बिहार के पहले लोकायुक्त थे। ये क्वेश्चन एक बार बिहार पुलिस या बिहार एसआई में पूछा गया था कि बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे जो 1970 में लोकायुक्त गठित हुआ था। तो उसमें थे श्रीधर वासुदेव सोहनी थे। और अभी बिहार सरकार ने 2011 में एक बिहार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 2011 बनाया था। आप लोग को आश्चर्य होगा कि बिहार में लोकायुक्त यानी जो लोकायुक्त होते हैं उसका पद 2021 से ही खाली पड़ा है। पिछले 4 साल में लोकायुक्त के पद को नहीं भरा गया है। लोकायुक्त मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सबके भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। और सोच लीजिए बिहार में इस पद का गठन ही नहीं किया गया है 2020 से 21 से ही, यानी इसमें पद तो गठित है लेकिन उसकी नियुक्ति ही नहीं किया गया है, कोई सदस्य ही इसमें कार्यकाल नहीं है लोकायुक्त का बिहार में। एएस आनंद 1990 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे का प्रश्न है, करेंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। इसमें जो सदस्य थे वो अशोक लाहिड़ी थे, रमेश चंद्र थे, अजय नारायण झा थे। सुदीप्तो मंडल 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 2026 से जो है के लिए जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष गठित कर दिया है। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इसके सचिव जो है ऋत्विक रंजन पांडे को बनाया गया है, और इसके सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है जिसमें अजय नारायण झा को रखा गया है। साथ ही साथ सर जॉर्ज मैथ्यू हैं, मनोज पांडा हैं और सौम्या कांति घोष। तो आप लोग याद रखिएगा 1 2 3 4 सदस्य हैं। अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष हैं, ऋत्विक रंजन पांडे सचिव हैं। पूछा जा सकता है इस बार भी यूपीएससी में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सर जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, सौम्या कांति घोष और अजय नारायण झा सदस्य हैं।
अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष हैं और ऋत्विक रंजन पांडे जो हैं वो सचिव हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएमओ में यानी एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को वर्तमान में 49% से बढ़ा के 74% कर दिया था। यानी 74% एफडीआई जो है बीमा क्षेत्र में लागू है और वर्तमान समय में इसको 100% कर दिया गया है। ये 2021-22 के बजट का समय, 2022-23 के बजट का बात है और अभी इसको 100% कर दिया गया है। चलिए आगे एक प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? यानी जीडीपी का कितना परसेंट राजकोषीय घाटा 2021-22 में था? तो वो हम लोग का था 6.8%। या और अभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, 2023-24 में भारत सरकार ने राजकोषीय घाटा 5.6% होने का अनुमान लगाया है और इसको 2024-25 में और घटा के 4.9% करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर आपके समय में रिलेवेंस नहीं है, तो 5.6% 2023-24 में है और 2024-25 के लिए 4.9% अनुमान रखा गया है। आगे का प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसको माना जाता है? यही जो वृद्धि और विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी के तहत इसका यह आता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो है, जब प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो तब इसको कहा जाता है कि भारत किसी देश का आर्थिक विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण 2020-21 से 2024-25 के लिए अभी वर्तमान में चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? अभी राष्ट्रीय विकास परिषद जब से नीति आयोग का गठन हुआ है इररिलेवेंस हो गया है। भारत के वित्त आयोग का इसमें कोई मामला ही नहीं था। आगे है कि इसमें नीति आयोग के सचिव कोई इस समय से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका होगा आंसर। 117 का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सरकारी आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। रंगराजन समिति ने गरीबी का माप किया था। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस जो संरचना निर्माण में फाइनेंस की स्थिति है उसके लिए गठन किया गया था। और नरसिंहन समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र के लिए गठित की गई थी। तो इसका आंसर 13124 ए नंबर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में भारत के चावल उत्पादक राज्यों में रूप में उपयुक्त में आरोही क्रम में चुनिए। तो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है, उसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अभी जो है शीर्ष उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब हो गया। अभी के हिसाब से ये आंसर 2023-24 के बजट में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है और उसके बाद पंजाब तीसरे स्थान पे है। अभी आप लोग याद रखिएगा। आगे का प्रश्न 119 का है कि भारत के वित्त आयोग के संबंध में चर्चा कीजिए। वित्त आयोग के बारे में बात करने का है। भारत का वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है, गलत, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, गठन किया गया, सही है। वित्त आयोग की गई सिफारिश से प्रकृति में सलाहकारी होती, ये भी सही है। और पहले वित्त आयोग का गठन 1950 में नहीं 1951 में किया गया था। उसका कार्यकाल 52 से 57 रहा था। कार्य कौन सही है? 1 गलत है और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन हम लोग का आंसर इसका सी हो जाएगा, 2 और 3। आगे का प्रश्न हम लोग का है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों के बेयर नेसेसिटीज के इंडेक्स के साथ आया है, सही बात है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया, नहीं 2018 में से पहले 2012 में भी आया था, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। BNI में 6 संकेतक आधारित हैं, तो ये 26 संकेतक है, सही है। और BNI में 6 नहीं 5 आयाम होते हैं, तो हमारा 4 और 2 गलत है, सही पूछ रहा है। तो 1 और 3 हम लोग का ये हो जाएगा। ये इंडेक्स है, कुछ ऐसे इंडेक्स पूछ देते हैं जो कभी कभी रेयर केस में आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे अभी बिहार का जो है एक जनरल है, लेसेंट जनरल, जो हेल्थ के लेके हमेशा सर्वेक्षण करता है। तो बिहार में शराबबंदी का क्या प्रभाव पड़ा है, वो लेसेंट जनरल में प्रकाशित हुआ है।
बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार का बैंक स्थापित करने की बात किया गया है? तो कृषि यंत्र बैंक जो है वो ब्लॉक स्तर और पैक्स स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। वहाँ पे जो कृषि यंत्र रखे रहेंगे, किसान जो है खेती करने के समय में कुछ किराया देकर सरकार से कृषि यंत्र लेंगे और जब उसका प्रयोग हो जाएगा तो वापस सरकार को लौटा देंगे। ट्रैक्टर रहेंगे कुछ अभी इसका क्रियान्वयन धरातल पे कितना % होगा ये देखना सबसे बड़ी बात है। आगे हम लोग का प्रश्न है कि बिहार का जो है मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो 0.613 है। उसके बाद सभी तक इसमें कोई ऑथेंटिकेट डेटा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। बिहार का राजकोषीय घाटा उस समय कितना था 2021-22 में? तो उसका भी कोई रिलेवेंस नहीं है। जीडीपी का 2.97 था उस समय। अभी 2024-25 का जो बजट पेश हुआ है वो जीडीपी का 2.98% रहने का अनुमान है, जो कितना है तो 29,029 करोड़ रुपया है। आप लोग याद रखिएगा 29,029 करोड़ रुपया बिहार का राजकोषीय घाटा 2024-25 के बजट के समय है। याद रखिएगा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण के प्राप्त हैं? यानी कौन सा छात्र कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो 6ठी कक्षा से ऊपर के सभी छात्र जो है इसका पा सकते हैं। 6ठी कक्षा से ऊपर के सभी छात्र। तो प्रश्न इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन में बिहार का हिस्सा कितना होगा? तो बिहार को 4.12% दिया गया। 15वें वित्त आयोग ने जो है वो आप लोग को पता है कि 41% जो है वो घोषणा किया था मतलब बंटवारा करने का करों में राज्य को। तो उसमें से 4.12% हिस्सा जो है वो बिहार को मिलने का बात किया गया था। इसका बंटवारा कैसा होता है? तो साक्षात इसके कुछ मानक होते हैं, जैसे पर्यावरण संतुलन होता है, वृक्षावरण होता है, जनसंख्या भी एक मापदंड होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 126 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था 1876 में। गोविंद महादेव गोविंद रानाडे को प्रार्थना सभा से जोड़ के देखा जाता है। लाल बाल पाल में विपिन चंद्र पाल जो है ग्राम दल के नेता थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है वो लाला लाजपत राय है। एओ ह्यूम कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट ने कॉमन बिल और न्यू इंडिया नामक पत्रिका निकाला था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साथ ही साथ तेज बहादुर सप्रू जो है उसने भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राउंड टेबल 1930, 31 और 32 में तीनों राउंड टेबल हुए थे। उसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी अरविंद समझौता होने के बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी बताए थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में गया अधिवेशन के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अरविंद घोष वंदे मातरम के रचयिता। आगे का हम लोग का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के नाम को सबसे पहले सम्मान सूचक नेताजी कहाँ कहा गया था? तो हिटलर द्वारा जर्मनी में यह नाम दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित थे? तो चटगांव शास्त्रागार ढाबे से सूर्य सेन संबंधित थे। रास बिहारी बोस ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आजाद HRA और HSRA से जुड़े थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ पश्चिम बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। नील विद्रोह कब हुआ था? तो बक्सी बंधु ने इसका
जो है सो नेतृत्व किया था। 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। स्वतंत्रता संग्राम पहला जो हुआ था 1857 का, उसके बाद सबसे पहला जो मुख्य विद्रोह हुआ था वो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में, बक्सी बंधु ने किया था। आप लोग याद रखिएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 से 47 तक लॉर्ड बेवेल रहे थे, और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। तो इसमें क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, सबसे पहले हुआ था। आगे का प्रश्न है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें जो है स्वाधीनता का अपनाया गया था कि 26 जनवरी 1930 से जो है हम लोग स्वाधीनता दिवस भारत में मनाया करेंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया को उस समय कोई संबंध नहीं था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी थे, जेबी कृपलानी उनके सहयोगी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, महादेव प्रसाद देसाई, ये सब उनके सहयोगी थे। 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, जो कि बिहार में आरा में है। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, तो जयप्रकाश नारायण दीपावली की रात हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल के जंगलों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता भी बताई थी चित्तरंजन दास ने किया था। इसी में जो है विधायिका में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के अंदर जो है टेंशन हुआ, जिससे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग पार्टी की स्थापना कर ली। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया, वो 1924 का बेलगावी कर्नाटक अधिवेशन था। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले आदमी थे। सबसे आखिरी प्रश्न है 1946 में बने अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा इस समय 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ थे, और जो लियाकत अली थे वित्त मंत्री वो मुस्लिम लीग से थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाद में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार से हट गए थे, और तब जाकर उन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, जिसके चलते भारत और पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो गया था। तो चलिए ये समाप्त हुआ सीरीज। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह मैं बाकी सारे वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। बाय, गुड नाइट।